नाथ, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन माँ, अचानक से वो नाग कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया, कुछ पता भी नहीं चला। विजय, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो, सब भोलेनाथ की कृपा है। महक, विभा और विजय तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। विजय सिर पर पट्टी बांधे हुए लेटा हुआ है। कैसी जालिम दुनिया है, किसने मारा है हमारे फूल से बच्चे को? और विजय के पास बैठ जाती है। महक, जरा मेरे और विभा दीदी के लिए चाय बना लो और विजय के लिए जूस। जैसे ही महक रसोई में जाती है, दीदी, जब से ये लड़की आई है हमारे घर में कुछ न कुछ अशुभ हो रहा है। विजय 2 बार मरते मरते बचा है। नहीं रेखा, वो ऐसी नहीं है। आज सिर्फ उसकी वजह से ही विजय ठीक है। विभा ये बोल देती है और उसको कहीं न कहीं रेखा की बातों में सच्चाई लगती है। महक उन दोनों की बातों को अपनी दृष्टि से देख रही होती है। क्या हुआ विजय बेटा, ये इतनी चोटें कैसे आई? ना जाने हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे बेटे को इतना मारा किसी ने। कैसे, कहाँ, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? विभा की माँ सारी घटना बताती है। मुझे लगता है ये सारा फसाद इस जायदाद के लिए हो रहा है। मैं कल ही सारी जायदाद विजय के नाम कर दूंगा। तुम कल साथ चलना विभा। लेकिन चाची ये सब सुन लेती है और सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाकर बोलती है, पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? वो लोग अपनी सारी जायदाद कल विजय के नाम कर रहे हैं। अरे करेंगे तो तब जब वो दोनों वहाँ तक पहुँचेंगे। महक एक बार फिर से डर जाती है, क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से संकट आने वाला है। अगली सुबह। विभा चलो जल्दी। लो दीदी, रास्ते में खा लेना। आंटी, आप दोनों आज कहीं मत जाओ। विजय जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब चली जाना। अरे महक बेटा, हमारा जाना जरूरी है, बस कुछ घंटों की बात है। तब तक तुम और रेखा हो ही घर पर विजय का ख्याल रखने के लिए। दीदी जाओ आप, और महक, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। विभा अपने पति के साथ चली जाती है। महक, मुझे कुछ हो रहा है। अपने बेड से उठते हुए बोला, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। महक ने जैसे ही उठाने के लिए उसको छुआ, उससे काल गुरु को उनके मिलन का आभास हो जाता है, जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी शीघ्र नागिन अपने नाग से नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। फिर उस पर विजय पाना असंभव हो जाएगा मेरे लिए, असंभव। काल गुरु अपने सिर से एक जटा जमीन पर फेंकता है, जिससे एक भीषण नाग जन्म लेता है। काल नाग, तुमको उस नागिन के नाग को मारना है, जिससे नागिन खुद ही शक्तिहीन हो जाएगी। ऐसा सुनकर काल नाग चल देता है। काल नाग एक सुंदर कबूतर बनकर विभा के घर पर बैठ जाता है। महक विजय के लिए दवाई तैयार कर रही होती है। तभी उसे विजय पर आने वाले संकट का आभास होता है। तब तक कबूतर उड़कर विजय के पास आ जाता है। अचानक वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और उस कबूतर को उठाकर बाहर ले जाती है। बिल्ली कबूतर को मुंह से फेंकते हुए बोली, मेरे नागेश को मुझसे दूर करने वाले को मृत्यु के समीप जाना होगा। कबूतर नाग बनते हुए बोला, तुझे और तेरे नाग को मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। महक तभी एक भीषण नागिन बन जाती है और अपनी विषैली फुंकार काल नाग पर छोड़ती है। काल नाग अपनी आँखों से उसके विष प्रभाव को कम कर देता है और एक फुंकार नरगिस की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिस दूर जाकर गिरती है। नरगिस वापस उठकर काल नाग के सामने आती है और साथ नागिन में बदल जाती है। काल नाग नागिन के इस रूप को देखकर बोलता है, जितना मैंने सोचा था तू उससे अत्यंत शक्तिशाली निकली। तू प्रेम शक्ति को जानता ही नहीं है। तुझे आज तेरा काल मेरे पास लेकर आया है। ऐसा बोलकर सातों नागिन काल नाग पर एक साथ विष फुंकार करती हैं। काल नाग उसके इस वार को सहन नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। नागिन, मैं फिर आऊंगा तुझसे बदला लेने। सातों नागिन एक रूप में आ जाती है और काल नाग की तरफ आंखों से जादुई आग फेंकती है, जिससे काल नाग वापस काल गुरु के चरणों में जा गिरता है। नरगिस वापस महक बनकर पसीना पोंछती हुई विजय की दवाई वापस तैयार करने लगती है। काल गुरु काल नाग को देखकर गुस्से में बोलता है, तुमसे बदला लेने मैं वापस आ रहा हूँ नागिन। महक, क्या हुआ तुमको?
क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लो तुम दवाई ले लो। महक, विजय को